क्या सच में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच जो टर्मोइल जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा था, उसका सीज फायर कराया था? लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 11 सालों में इस कांग्रेस ने अपने आप को जो जिस पोजीशन से कहां कितना डिमीन पे लेके गए हैं, और उसका पूरा क्रेडिट ओनली वन एक आदमी को जाता है, वो राहुल गांधी को जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति सर कुछ भी क्यों बोल देते हैं? तो ये जो अमेरिका का जो डुअल पॉलिसीज है, इसको भारत पहले से जानता था, और मुझे लगता है कि आने वाली जो भी हमारी जो नीति होगी उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक्ट करेंगे। सर, भारत के जितने जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अभी क्या है कि भारत से खफा होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो आने वाला जो उनका समय होगा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा। जगह जगह जो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्रियंका गांधी के बेटे और बेटियां दोनों देख रहे हैं। इसीलिए सर यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हर जगह बनाए जा रहे हैं, हर देश, हर खास करके राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया कंसेप्ट आया, पहले ये नहीं देखे जाते थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत, जहां हम आए दिन नए नए टॉपिक्स पे बात करते हैं। आए दिन आपको पॉलिटिक्स के वो किस्से भी बताते हैं, और आए दिन आपको ये भी बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो बातें हैं वो किस तरीके से हर मोर्चे पे झूठी साबित होती है, और कैसे वो बड़पोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर वो बैकआउट भी कर जाते हैं। इन्हीं तमाम सारे सवालातों को लेकर आज हम हाजिर हैं एक नए एपिसोड को। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर मनोज कुमार सर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और विश्व के जो भी राजनीति है और वार अफेयर्स हैं उसके एक्सपर्ट हैं, उन मामलों के विशेषज्ञ हैं। आए दिन चैनलों पे भी ये हमेशा जाते रहते हैं, जो भी मीडिया के जो भी ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं मेन मीडिया के, वहाँ पे भी जाते रहते हैं। सर से मेरा पहला ही सर सवाल है, पहले तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू पंकज सर। पहला सवाल है मेरा कि राहुल गांधी बिहार जाते हैं और बिहार में कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर गए, ये क्या मतलब हुआ सर? इस तरीके से एक विपक्ष का नेता और एक भारत के प्रधानमंत्री के सामने ये बात बोलना, और ये बात की फिर चर्चा पाकिस्तानी मीडिया भी करती है, फिर वो बात करते हैं कि सर चीन के सामने नरेंद्र मोदी ने ज़मीन दे दी और चीन के दबाव में ज़मीन को सरेंडर कर दिया। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो सीज फायर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहाँ सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी। तो वो बेसिकली भारत की सुरक्षा का जो सवाल है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। देखिए, सबसे पहले पंकज जी मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस घर से 3 प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं, और ये फैक्ट है। और आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भारत के नेतृत्व करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी जो गतिविधियां हैं, विशेष करके राहुल जी की, अगर आप देख लीजिए, चाहे वो अभी वर्तमान समय का हो या पहले का भी हो, तो उन्होंने हमेशा से भारत के सुरक्षा को लेके एंटी नेशनल स्टैंड रखने का काम किया है, और इसको इस देश की जनता भली भांति समझती है, और टाइम टू टाइम चुनाव के समय में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। 2014 में 55 सीट से आज इनकी स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई है। हर स्टेट से ये लोग लूज करते जा रहा है, और आज जो भारतीय राजनीति है, जिस तरीके से एक डेवलपमेंट मॉडल लेके मोदी जी चल रहे हैं, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सामरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, आप किसी भी स्तर पे देख सकते हैं, उसमें भारत ने गेन किया है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। लेकिन आप अगर जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बड़ा ही एक सेंसेबल पोस्ट है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट के रूप में उसको स्थापित किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी भारत के नीति को हर प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो देश का क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ठीक है, राजनीति में, डेमोक्रेसी में आपको कुछ चीज़ों पे
अपोजिशन के रहते हुए आपको ऑब्वियस है कि एक हमें एक अपोजिशन का रोल प्ले करना है, विरोध की राजनीति करनी है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो इंडिया चाइना जो कन्फ्लिक्ट था डोकलाम का, उस समय भी इनका क्या पोजीशन था। इवन जब फ्रांस के साथ जब हमारा डिफेंस सेक्टर जो रफाल का जो डील था, उसमें भी इनका क्या पोजीशन था। आप देख सकते हैं कि पहले इंडिया चाइना के बीच में, इन दोनों के बीच में किस तरीके का एमओयू हुआ है। तो आप अगर माइन्यूटली स्टडीज कीजिए राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट का, तो हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उन्होंने प्रमोट किया है जी। और अभी जिस प्रकार से पहलगाम घटना के बाद से इवन आप देख सकते हैं, इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या फिर उसके पहले जो एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उस पर भी इन्होंने क्वेश्चंस किया। तो एक तरीके से भारत में अपोजिशन के पद को ये तो ग्रहण करते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का, चाइना का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एज एजेंट के तौर पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, एक्चुअली आपका किसी भी पॉलिटिशियन का या किसी भी व्यक्ति का अगर इस तरीके का मतलब क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस है कि हमेशा से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की बात रखते हैं, और ये तो जग जाहिर है, पूरे वर्ल्ड में भी जाके, वेस्ट में भी जाके इन्होंने किस तरीके से फोरम पे क्या क्या बोल के आए हैं, ये पूरा आपको प्रूवन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि राहुल जी अभी भी इस देश को समझ नहीं पा रहे हैं, इस देश के जनमानस को नहीं समझ पा रहे हैं कि अब आज के डेट में लीगेसी पॉलिटिक्स को इस देश की जनता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और अभी भी उसी आधार पे वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी जब काम करती है, और कांग्रेस की एक लीगेसी रही है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे राहुल जी कांग्रेस की लीगेसी को समाप्त करते जा रहे हैं, एक तरीके से कांग्रेस इस देश की मतलब इंडिपेंडेंस में एक मेजर रोल प्ले किया। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 11 सालों में इस कांग्रेस ने अपने आप को जो जिस पोजीशन से कहाँ कितना डिमीन पे लेके गए हैं, और उसका पूरा क्रेडिट वन एक आदमी को जाता है, वो राहुल गांधी को जाता है। हो सकता है कि या तो उनकी राजनीतिक समझ न हो, या फिर उनके जो कोर जो टीम के लोग हैं, जिस तरीके से उनको मेंटरिंग करते हैं, मुझे लगता है कि वहीं पे कमी हो। लेकिन इस देश की जनता इस चीज़ को समझती है, और जो एक विपक्ष का जो एक रोल होता है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल जी कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और भारत को एक तरीके से मोदी जी का विरोध करने के नाम पे वो देश का विरोध करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ का जो वोटर है भारत का बहुत ही मैच्योर है, उन सारी चीज़ों को देख रहा है। क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आज पूरा वर्ल्ड क्राइसिस से जूझ रहा है, और इस क्राइसिस में एक जो नेशनल आइडेंटिटी है, और खास करके जो नेशनलिज्म का जो डिबेट है, वो पुनः एक तरीके से फिर से स्थापित हो रहा है। और उस अवस्था में लीडर ऑफ अपोजिशन का एंटी इंडिया स्टैंड लेना, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मजबूत करना, चाइना को मजबूत करना, उनके जो पॉलिटिकल जो वहाँ क्लॉट है उसको सेटिस्फाइड करना, मुझे लगता है कि उसके एजेंट के रूप में राहुल जी काम कर रहे हैं। और इनका लेशन यहाँ की जनता आने वाले चुनाव में जरूर वोट के द्वारा, मतदान के द्वारा उनको सबक सिखाएगी। क्या सच में ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच जो टर्मोइल जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा था, उसका सीज फायर कराया था? देखिए पंकज जी, मैं ये आप जो सवाल कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जब से सीज फायर हुआ है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, समाप्त नहीं हुआ है, नंबर 1। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय नेतृत्व ने और भारतीय सेना ने जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया, जिस तरीके से उन्होंने विजिलेंट होकर काम किया, और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला के खड़ा कर दिया, चाइना को एक्सपोज कर दिया। और मैं तो मानता हूँ कि जो पहलगाम की घटना में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया, इंडियन आर्मी ने चलाया, उससे पूरे एक समझिए कि एक जो हिडन जो फॉरेन पॉलिसीज था भारत का, जिसके माध्यम से विश्व के सारे देश जिस तरीके से एक्ट करते थे, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। आई ओपनिंग है सबके लिए, क्योंकि आज अमेरिका का स्टैंड हम देख रहे हैं कि क्या स्टैंड है, चाइना का स्टैंड देख रहे हैं क्या है, आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस जितने कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड है। तो मैं तो इसको ये मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की विदेश नीति को फिर से एक नए सिरे से स्थापित करने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे में ध्यान में रख के काम करना है, और हमारी जो लड़ाई है हमको अपने दम पे ही लड़ना है, और भारत इसमें सक्षम है। भारत आज के डेट में, आज का जो भारत है, आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो भारत डिजर्व करता है
इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और भारत ने उसमें, और वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप गांव में या जो कोई एक, जब हम कोई जमींदारी जब व्यवस्था होती है और वहाँ पे जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके उसके बराबरी जब खड़ा होने का काम करता है तो उसको हर तरीके से किस तरीके से डिमीन किया जाता है। तो आज पूरा जो अमेरिका हो या पूरा वेस्ट हो, भारत की उभरती हुई क्षमता को, उभरती हुई शक्ति को वो हजम नहीं कर पा रहा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से 100% सफलता प्राप्त की है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको समझना होगी, जियो पॉलिटिक्स में हमेशा से, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो, वो हमेशा से कोशिश यही रहता है कि भारत को हम कैसे किसी भी कन्फ्लिक्ट्स में उसको इन्वॉल्व करके रखें, चाहे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो या बॉर्डर पे डिस्प्यूट हो, चाहे चाइना के थ्रू या पाकिस्तान के थ्रू या बांग्लादेश के थ्रू। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में इन सारे जितने भी जो पॉइंट्स थे उन सबको जो एड्रेस किया है, जिस तरीके से रिजॉल्व किया है, और अपने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, जैसे विश्व में एक जो ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको एक आइडल मानते हुए जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है, वो कहीं ना कहीं आज विश्व के सामने एक क्वेश्चनेबल खड़ा हो रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, चाहे वेस्ट की मीडिया हो या अमेरिका, जिसके साथ भारत का इतना इंगेजमेंट है, इकोनॉमिक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में हम उसको देखते हैं, लेकिन आज वो IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू उसको पैकेज दिलवा रहा है पाकिस्तान को। और अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली उसने उसको इनवाइट भी कर रखा है। तो ये जो अमेरिका का जो डुअल पॉलिसीज है, इसको भारत पहले से जानता था, और मुझे लगता है कि आने वाली जो भी हमारी जो नीति होगी उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम एक्ट करेंगे। और भारत की जो विदेश नीति है बहुत ही सक्षम है, और जिस तरीके की घटनाएं अभी घट रही हैं, अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो था, अभी ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, जिस तरीके से अभी इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, और इस जियो पॉलिटिक्स में भारत का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विदेश नीति है, एक नया ऑर्डर आएगा पूरे वर्ल्ड में, और उसमें भारत की एक बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति सर कुछ भी क्यों बोल देते हैं? देखिए, अमेरिका का जो कल्चर है, हाँ, वहाँ पे लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कुछ ज़्यादा ही ओपननेस किया गया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति का एक पद है, उसका एक अपना बड़ा ही इम्पोर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। और जिस प्रकार से ट्रंप कभी कभी बहुत अच्छा चीज़ भी बोलते हैं, आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते हैं कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं, कभी कभी बहुत ही रेशनल होकर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के इंसिडेंट को लेकर। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बांग्लादेश में जब वो चुनाव में थे, और बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ माइनॉरिटीज़ के ऊपर और खास करके हिंदुओं के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ओपनली स्टैंड लिया था और बोला था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार से ट्रंप 2.0 में आने के बाद से जिस प्रकार से टैरिफ वार शुरू किया है, और अमेरिका जो फर्स्ट नीति है उसको ध्यान में रख के वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी चीज़ आज अमेरिका जो बना है वो एक दिन में नहीं बना है, उसने पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से एक अपना हेजेमनी और ख़ास करके जिस तरीके से इकोनॉमिक पावर और सुपर पावर को एक जो स्थापित किया है, उसमें बहुत उसका इनपुट है। लेकिन आज ट्रंप एकाएक चाहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर में सब कुछ बदल दें, तो मुझे लगता है कि यह असंभव है। और क्योंकि वहाँ की जो जनता है, जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेके ही हो रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रंप का जो एक बड़बोलापन है, तो उन्हें इस चीज़ को देखना कभी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और देखिए, आज एक एक करके उनके जो भी क्लोज फ्रेंड्स थे, सब एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग चुनाव के पहले उनके लिए फंडिंग अरेंज किया, उनके साथ उनके इस पॉलिटिकल कैंपेन में जिस तरीके से मदद किया, आज जिस एजेंडे को लेके आया, वो सारे करके एक ही करके छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको आने वाले समय में ट्रंप अगर इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो उनका एक पॉलिटिकल जो ग्राफ था, आप देख सकते हैं कि खास करके पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप का जो एक वर्ल्ड में जो एक परसेप्शन था वो बड़ा ही डाउन हुआ है। वो चाहे टेररिज्म वाले मुद्दे को लेके देख सकते हैं, इवन भारत और अमेरिका के बीच में जो एक संबंध था उसमें एक बड़ा ही अनरेस्ट पैदा हो रहा है, एक मतलब संख्या की दृष्टि से उनके ऊपर लोग देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो, और देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज, डेमोक्रेसी यहाँ पे एकदम बिल्कुल टॉप टू बॉटम हर सिस्टम में घुसा हुआ है। हाँ, तो आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि हम भारत को इग्नोर कर लें, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर तो कर सकते हो लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो एक विज़न है, नॉट ओनली इन ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, जो उनका एक जिस तरीके से वो लेके सारे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं, जो टूल्स हैं, खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो टूल्स हैं, उन सबको एक एक करके किस तरीके से उसको हमको अपने पक्ष को रखना है, कैसे हमको वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट करना है, और उसमें भारत को सफलता मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो आने वाला जो उनका समय होगा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस का जो एक इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे समाप्त होते चला जाएगा। सर, भारत के जितने जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अभी क्या है कि भारत से खफा होते जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, चाइना तो था ही, पाकिस्तान देख ही रहे हैं, उसे तो हम 3-3 वार लड़ चुके हैं, चाइना के साथ भी 1 वार लड़ चुके हैं, प्लस में अब जो रिश्ते हैं अभी अफ़गानिस्तान है या ईरान है, तो इस तरीके से चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, एक चीज़ समझना होगा, क्योंकि आज विश्व के जितने भी देश हैं वो सारे देश एस्पिरेशनल हो चुके हैं, और ये देखिए ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, क्योंकि हर नेशन चाहता है कि हम अपना सॉवरेनिटी के आधार पे हम अपनी अर्थव्यवस्था को और हम किसी के अंडर में बिना रहे हुए काम करें। और भारत का जो प्रकृति है, भारत का जो नेचर है, वो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच वाला नहीं है, ये कोऑपरेशन वाला है, को एग्जिस्टेंस वाला है। भारत की जब से उत्पत्ति हुई है, अगर हम मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो भारत ने हमेशा से को एग्जिस्ट को इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन आज हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिनकी आपने बात की, वो बेसिकली कहीं ना कहीं, चूँकि अगर आप जब तुलना कीजिए वहाँ का पॉलिटिकल कन्फिग्रेशन का इंटरनल, तो बहुत ही डिफरेंसेस है। वहाँ का जो खास करके जिस तरीके का जो एक सेंटिमेंट्स है वो भारत के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने उनको हमेशा से मदद किया है हर मामले में। आपने बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली नेचुरल नहीं है, वो क्रिएटेड है, और उस पर पाकिस्तान ने बड़े ही चालाकी से वहाँ पे काम किया है। क्योंकि आज भी पाकिस्तान जो 1971 में जिस प्रकार से उसका ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पे जो एक मूवमेंट शुरू हुआ, और जैसे वहाँ से भारत ने उसमें जो एक मेजर रोल प्ले किया, वो आज भी उसका एक रिवेंज के रूप में दिखता है। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि चाइना ने भी वहाँ पे अपनी एक भूमिका, क्योंकि चाइना आज आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, जो खास करके साउथ एशिया रीजन में देखिए, तो अगर नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, और नंबर 3 पे जर्मनी है, और 4th पे भारत आ चुका है। तो ये चाइना को हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस रीजन में अगर अर्थव्यवस्था में अगर भारत नंबर 4 से 3 पे आएगा, उसके बाद से 2 पे अगर आता है, और जिस तरीके का एक प्रेडिक्शन है पूरे वर्ल्ड बैंक का और पूरे वर्ल्ड के जो भी थिंक टैंक है, सबका प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि चाइना इस चीज़ से कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आने वाले समय में भारत को हम कैसे इंगेज करें, कैसे उसको इस जो इकोनॉमिक जो रेस है उसमें हम कैसे डाउन करें, इसीलिए वो इस तरीके का इंटरवेंशन करता है प्रॉक्सी वार के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना है उसमें टोटली चाइना का इन्वॉल्वमेंट था। बांग्लादेश में भी जो क्राइसिस हुआ उसमें भी चाइना का रोल है। और अभी अमेरिका का जो डीप स्टेट का जो सिस्टम है, जो म्यांमार वाली आप जो बात कर रहे हैं, बेसिकली देखिए हर नेशन साउथ एशिया को कंट्रोल करना चाहता है। इसमें लगभग आपको 48 देश हैं, 48 नेशंस है, और आप देख लीजिए पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ज़्यादा मार्केट तो यहीं पे है जहाँ पॉपुलेशन जो एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस पे विश्व के सारे जो भी वेस्ट के जो नेशन है उन सबका नज़र है, और वो लोग चाहते हैं कि भारत को हम कभी भी, खास करके प्रोडक्शन के मामले में। और आप देखिए, मैं एक चीज़ आपको आपने जो सवाल किया उसमें एक चीज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि आज देखिए वर्ल्ड के जो भी नेशन है जो इकोनॉमिक कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारे डिफेंस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना के रखे हुए। तो ये भारत पहली बार, अब भारत तो 1947 से इस पे काम कर रहा है, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में भारत पहली बार अपना सेल्फ रिलायंट के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और जिसका आउटकम हमें आ रहा है, दिख रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि हम भारत को कैसे इस चीज़ से दूर करें, जिससे कि प्रोडक्शन जो है भारत का वो कम हो। और चूंकि भारत सरकार ने जिस प्रकार से बजट अपना पेश किया है,
आप 11 साल का बजट उठा के देख लीजिए, आपको हर बजट में दिखेगा कि भारत सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ज़्यादा है, इनोवेशन पे ज़्यादा है, R&D पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार से, चाहे रेलवेज हो, एयरवेज हो, रोड का हो, हर फील्ड में जिस प्रकार का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड बढ़ा हुआ है भारत का। आप देखिए, भारत किसी भी सरकार को 5 साल का मैंडेट मिलता है, लेकिन मोदी जी ने पिछले 11 सालों में जिस तरीके से वर्क कल्चर डेवलप किया है हर सेक्टर में, जिसके चलते इस तरीके के जो देश थे जो कि मतलब प्रोडक्शन करते थे और भारत का मार्केट को यूज़ करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं खतरे की घंटी दिख रही है। और इसीलिए ये लोग भारत को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, वो चाहे राजनीतिक रूप से हो, आंतरिक रूप से हो, और खास करके बॉर्डर डिस्प्यूट के माध्यम से वो अनरेस्ट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि देखिए, एक भारत को खुद से अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, और ख़ास करके जो हमारा जो नेबरहुड पॉलिसीज़ है उसमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि हमें बांग्लादेश से कैसे निपटना है, पाकिस्तान से कैसे निपटना है, नेपाल से कैसे निपटना है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि अगर आप वर्ल्ड के पावरफुल नेशंस में अगर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जबकि भारत ने हमेशा से कभी भी इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखा, भारत ने हमेशा सहयोग की भावना रखी। आप उसका कोई भी पॉलिसीज उठा के देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरीके के देश वहाँ पे फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को रीथिंक करने की ज़रूरत है। और नो डाउट इस पे जो भारत की जो एजेंसीज़ हैं, जो भारत के जो थिंक टैंक हैं, जो भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं, इस पे काम कर रहे हैं, और इसको समय आने पे इसका जरूर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसीलिए सर यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हर जगह बनाए जा रहे हैं, हर देश, हर खास करके राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर का एक नया कंसेप्ट आया, पहले ये नहीं देखे जाते थे। देखिए, आज हम जब अमेरिका की बात करते हैं तो आज आप देख लीजिए कि पूरा अमेरिका पूरे भारत को एक कॉरिडोर के रूप में देखता है। आप देख लीजिए, पूरा साउथ से लेके, नॉर्थ से लेके, ईस्ट से लेके, वेस्ट से लेके और सेंट्रल, हर जगह पे उसने अपना आर्मी कैंप बना रखा है, हर जगह पे उसका बेस है। तो आप देखिए अमेरिका ज्योग्राफी, आप जब आप मैप देखिए तो अमेरिका कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई एरिया नहीं है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, सेंट्रल एशिया हो, साउथ एशिया हो, हर जगह पे उसने छोटे छोटे आइलैंड्स लेके वहाँ अपना एक डिफेंस का और बैटल फील्ड के रूप में वहाँ के वीक देश के साथ ट्रीटी करके अपना वहाँ पे एयर बेस बना रखा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो भारत है, आपको उसको देखना पड़ेगा कि आज का भारत इन सारे चीज़ों को बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जो भारत का जो खास करके आप नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट देख लीजिए, तो चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि हमें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा सुरक्षित रहे, तो आपको डिफेंस में अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे लेके आना होगा। और डिफेंस में हम तभी ला सकते हैं जब हम खुद से अपना प्रोडक्शन करें, खुद से आत्मनिर्भर बने इन सेक्टर्स में, तभी जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से आप देखिए कि मतलब अगर जब से चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो या कोल्ड वार हो, और कोल्ड वार के बाद से यूएसएसआर का जो डिक्लाइनेशन हुआ, उसके बावजूद भी देख लीजिए तो ऐसा तो है नहीं कि युद्ध कभी भी रुका है, हर जगह पे युद्ध हो रहा है। तो ये बेसिकली क्रिएटेड है, और इसके पीछे वही जो लॉबी है, जो डिफेंस लॉबी है, जो आर्म्स के जो प्रोडक्शन जो नेशंस है, वो इस पे आने वाले 10 साल 20 साल में वर्ल्ड किधर जाएगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकती है, उस पर वो लोग रिसर्च करके फिर उस पर काम करता है। तो भारत आज उस दिशा में अपना कदम डाल चुका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज इस 11 साल में, खास करके मोदी जी के आने के बाद से, विदेश नीति पहले एक इलीट का विषय था। ये आम जनता से बहुत ही दूर था। आम जनता फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझता था लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति को घर घर की नीति बना दी है, आज हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, छोटे छोटे जगहों पे, गांव में आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चर्चा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत का, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है पॉपुलेशन वाइज, और जितना डाइवर्सिटी है, और उसमें विश्व की राजनीति को अगर भारत का एक एक जनमानस समझ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इसका रिप्लिकेशन किस तरीके से होगा। तो ये पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है कि उन्होंने विदेश नीति को बिल्कुल डोमेस्टिक नीति बना दिया है, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये चर्चा का केंद्र है, सबके डाइनिंग टेबल का ये चर्चा का विषय है भारत की विदेश नीति।
तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पैक्टफुल ये बहुत बढ़िया डायरेक्शन में जाएगा। आइए सर, लौटते हैं हम अपने टॉपिक पे। राहुल गांधी के बाद सर बिहार में लंबे समय से प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकें। और उसके साथ ही उन्होंने, प्रशांत किशोर ने यह ऐलान भी किया कि अगर कोई चाहे तो उनका मेडिकल जांच करा ले, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे केस कर दे, मुझे जेल भेज दे, मेरे पे डिफेमेशन का केस कर दे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं, प्रशांत किशोर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइज्जत बोला है। तो सर क्यों ऐसा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं? देखिए, अभी एक्चुअली प्रशांत किशोर का जो स्टेटमेंट है ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है, और ये मुझे लगता है कि उन्हें रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं, और प्रशांत किशोर की जो एक इमेज है, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की इमेज है। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट देके वो अपने जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। और नो डाउट इसके पीछे दो ही कारण हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अपने आप को लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। आप देखिए, वो लालू जी के ऊपर भी बोलते हैं, नीतीश कुमार जी के ऊपर बोल रहे हैं, अभी बीजेपी में मंगल पांडे जी के ऊपर उन्होंने बोला। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मतलब पॉलिटिक्स का एक ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप अपना काम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स करके आप एक तरीके से जनता का अटेंशन अपने ऊपर लाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बैकफायर करेगा उनके लिए, क्योंकि मतलब इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि आप मेंटली अनफिट हैं और वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यही उनके रवैया रहे, आप देखिए इसके पहले वहाँ पे बीपीएससी को लेके छात्र जो मूवमेंट वहाँ पे कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पे जाके एड्रेस किया, और जब पुलिस ने वहाँ पे जब लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखने तो भाग गए और फिर उसके बाद से गांधी मैदान में जाके वहाँ पे स्ट्राइक करने बैठ गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स में, ठीक है, बिहार अभी एक तरीके से पॉलिटिकल जो है सबको दिख रहा है कि आने वाला जो समय है उसमें हमको अपना जगह मिल सकता है। नो डाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर व्यक्ति उसको लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिविज्म है उनका, वो मुझे लगता है कि वो मतलब जिस अप्रोच के साथ उनको जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और वो अपना विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अगर उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर थोड़ा बहुत भी अगर है, अगर वो बिहार को अभी तक समझ पाए हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार की जो माइंडसेट है, बिहार की जो जनता है, वो इन सब चीज़ों में नहीं आने वाली है, और बिहार ने अपने मैंडेट से सबको मैसेज दिया है। तो अगर प्रशांत किशोर जी को लगता है कि हम इस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में, मंगल पांडे जी के बारे में, या और भी जो भी वहाँ पे अपोजिशन की पार्टी हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा के अगर हम कुछ गेन कर लेंगे, तो फिर वही जो जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की जो स्थिति हुई, तो केजरीवाल ने तो वो सत्ता में भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तो वो चुनाव में जा रहे हैं, अभी वो खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस पर भी संशय है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बिहार की राजनीति में एक नेगेटिविज्म इस तरीके का कभी भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस तरीके का आरोप नहीं लगाया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सर, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को टारगेट किया है, व्यक्तिगत टारगेट किया है, कहा है कि उनका मेडिकल जांच होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, उनकी मानसिक, वो बीमार चल रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर करके या लीगल नोटिस, जो कानून का, जो संविधान में जो हमें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, क्या उस तरीके से इनको लीगल नोटिस भेजा जा सकता है? क्या जदयू ये करेगी? नहीं, देखिए, ऑब्वियस है कि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति आरोप लगाता है, तो नो डाउट इस पे नोटिस भी कर सकता है, और मानहानि का उस पर कोर्ट में उनको लेके जा भी सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी है वहाँ पे चुनाव, और प्रशांत किशोर अपने आप को लड़ते हुए दिखना चाहते हैं। आप समझिए इस चीज़ को,
और जेडीयू जो पार्टी है वो एक सेंसेबल पॉलिटिकल पार्टी है, और वो इन सब चीज़ों से बचना चाह रही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे करके वो एक सिंपैथी गेन करेंगे। अगर इसको कोर्ट में अगर प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कह सकते हैं तो ये बेसिकली एक इनका स्ट्रेटजी है कि इस तरीके से चीज़ों को हम बोले और ये हमारे ऊपर कोर्ट में केस करें, और इसीलिए वो चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरीके से वहाँ की जो सरकार है वो दिखाएंगे कि बिहार सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इस तरीके का ये दाव नहीं चलेगा, ये दाव नहीं चलेगी। और मुझे लगता है कि फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जिस बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का आरोप लगा कि वो बिहार को बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा कि आज भी नीतीश कुमार बिहार में उनका एक सोशल पॉलिटिकल एक सपोर्ट सिस्टम है। आप उनके बिना बिहार में अगर ये सोच रहे हैं कि हम उनके जो वोटर्स हैं उनको इनवाइट कर दें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी अदूरदर्शिता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। अगला सवाल है सर मेरा बिहार से, क्या उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के बहुत लंबे समय तक साथ में काम भी किए, जनता पार्टी जो थी उसमें काम किए, फिर उसके बाद समता पार्टी में काम किए, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। उसके बाद वो अलग हुए, ठीक है, पार्टी अपनी बनाई, केंद्र में मंत्री बने, और लोग उनको नीतीश कुमार के वारिस के तौर पे देख रहे थे। क्योंकि आपको भी पता होगा सर, त्रिवेणी संघ बना 1934 में, और ये लोग देख रहे थे कि नीतीश के बाद अगला बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे उपेंद्र कुशवाहा वारिस होंगे। तो क्या लगता है सर आपको कि उपेंद्र कुशवाहा अगले वारिस बन सकते हैं नीतीश कुमार के? देखिए पंकज जी, एक चीज़ तो समझना होगा कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की जो बात की वो बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो मैं देखता हूँ, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। और इन्हें जिस तरीके से मौका मिला, ऑब्वियस है, नो डाउट, ये पहले नीतीश जी के साथ थे, बाद में छोड़ के आए और एक अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़े, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इनको केंद्र मंत्री भी बनाया। लेकिन फिर बीजेपी छोड़ के चले गए जी। फिर उसके बाद वहाँ पे बीएसपी के साथ गठबंधन किया, फिर ओवैसी के साथ गठबंधन किया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जब अप्रोच अगर आप अपनाते हैं तो जो आपका समाज में जो आपकी एक जो एक रिलेवेंस था वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उस चीज़ को देखता है, समझता है। और आपने त्रिवेणी संघ की जो बात की, ये ऑब्वियस है कि ये खास करके जो सामाजिक न्याय और खास करके कुर्मी, कोयरी और यादव, ये तीन लोगों का जो समूह था कि हमें किस प्रकार से सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करना है बिहार में, तो उस आधार पे तो लालू जी बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद से नीतीश जी बन गए। तो अगर आप देखिए वो क्रोनोलॉजी देखिए तो ऑब्वियस है कि इस वर्ग से इनका नाम आ सकता था, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने राजनीतिक छवि को बिहार में एक तरीके से हमेशा टाइम टू टाइम चेंज किया, उसके चलते वो आज सोसाइटी में कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक मतलब वीकनेस दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी आज की डेट में कहना, क्योंकि आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है, और आप देख सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को फर्स्ट टाइम कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया, और वो आप देख सकते हैं 2005 से लेकर अभी 25 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मतलब 20 साल लगभग उनका पूरा होने जा रहा है एज ए मुख्यमंत्री। बीच में 6 महीने के लिए जीतन राम जी आए थे, जीतन राम मांझी जी। तो मुझे लगता है कि ये जो लिगेसी पॉलिटिक्स है और उसमें जिस तरीके का बिहार का जो सोसाइटी का जो ताना बाना है, जो कन्फिग्रेशन है, उसमें हर व्यक्ति अपने इस जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी होती है, किसके साथ खड़ी होती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बिहार के राजनीति में। सर, ये अभी उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बड़ी रैलियां की हैं। एक रैली उन्होंने विक्रमगंज में की और एक रैली मुजफ्फरपुर में की, और दोनों रैलियों में मतलब अप्रत्याशित भीड़ हुई।
ये मैं नहीं, वहाँ के जो लोग हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर है, वो ये बात कह रहे हैं। और उसी दिन आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान भी रैली करते हैं, और उसी दिन 8 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में रैली करते हैं, और इन दोनों का डेट सेम था, और भीड़ उपेंद्र कुशवाहा में। अब जबकि वो भी राज्यसभा है और भी बीजेपी में अलायंस में भी है वो, और उनकी रैली में अप्रत्याशित भीड़ होती है। वो मंच से भी वो खुद भी बोलते हैं और ये लोग भी बोलते हैं कि हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा भीड़ आई। तो सर क्या ये एनडीए के लिए परेशानी नहीं होगा? क्योंकि नहीं। दो दावेदार घूम रहे हैं, जो जिनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, वो दो दावेदार हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, उनके लोग जो सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो चेहरा है मुख्यमंत्री के। लेकिन चिराग पासवान के जो फादर थे वो ऑलरेडी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं लालू यादव के साथ 2010 में, और क्या स्थिति हुई थी आपको भी सर पता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी 2020 में एक अपना अलग गठबंधन बना के वो चुनाव लड़ चुके हैं। क्या हुआ आपको पता है सर। तो एनडीए जो है, खास करके जो भाजपा है, वो भाजपा इनको कैसे मैनेज करेगी? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो आपको समझना होगा कि ये सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और ये आप जिन दोनों की बात कर रहे हैं, एक केंद्र में मंत्री भी हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा सदस्य भी बनाया। तो ठीक है, ऑब्वियसली चुनाव का समय है, हर आदमी अपना शक्ति और अपनी जो क्षमता है उसको जनता के बीच में और खास करके मैसेजिंग के लिए इस तरीके की रैली का आयोजन करता है, और उसी का एक रूप है। क्योंकि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं एनडीए जो गठबंधन है उसमें बिहार में अभी भी सीट्स के बंटवारे नहीं हुए। हाँ। तो ये एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम किस तरीके से ज़्यादा बार्गेन कर सके बीजेपी से और जेडीयू से। तो इसीलिए ये दोनों जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एलजेपी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी को, ये दोनों लोग इसीलिए इस तरीके का आयोजन कर रहा है, और आने वाले समय में और ये बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि जिस तरीके का वहाँ का एक जो पॉलिटिकल जो शेयरिंग है उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ताकि हम उस जब आफ्टर इलेक्शन जो सिचुएशन बने उसमें वो मेजर की फैक्टर के रूप में काम कर सके। तो उसी का ये एक संघर्ष है, आपसी संघर्ष है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और बिहार में आप शुरू से उठा के देख लीजिए, जब से मतलब बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, तो बिहार की जनता ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है हर मामले में। लेकिन चूंकि एक चुनौती भी है कि बिहार में जो बीजेपी है, एक चूँकि गठबंधन में जाके चुनाव लड़ती है, वहाँ का जो सामाजिक जो समीकरण है उसके लिए उसको इन लोगों का साथ लेना पड़ता है, क्योंकि जो सामने जो अपोजिशन पार्टी है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे आधारित है। उसका एक ही मोटिव है कि हमें किस तरीके से कास्ट मोबिलाइजेशन करना है। दूसरी तरफ आप पूरे देश में लोग बोलता है कि बीजेपी पॉपुलरिज्म की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कंट्राडिक्शन है बिहार के राजनीति में। कि अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, अगर पूरे आप भारत का अगर तुलना कर लीजिए, तो बिहार का एक एक घर, एक एक व्यक्ति रिलीजन के प्रति, खास करके हिंदू धर्म के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट है। लेकिन जब चुनाव आता है तो वहाँ पे इस आधार पर वोटिंग नहीं होता है। तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है। तो वहाँ का जो सोशल जो इक्वेशन है, जो सामाजिक जो संरचना है, उसी के आधार पे बिहार की राजनीति जाती है। और उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ रही है, और आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो आज समाज में जिस तरीके का एक अनरेस्ट पैदा हो गया, और ख़ास करके जो वहाँ की जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, रीजनल पार्टी, जिस तरीके से उन लोगों ने पार्टी के नाम पे, विचार के नाम पे सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाया, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो समाज के जो आज तक कोई उस वर्ग से विधानसभा में नहीं पहुंच पाया है, अगर उनको मौका देती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, और ख़ास करके जो लोग जो कास्ट आधारित जो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ती हैं, उन सबका एक तरीके से तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है। तो ये आने वाला समय, जब ये टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सीट शेयरिंग किस तरीके से जाता है, और तीसरा जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मोदी जी का फैक्टर।
क्योंकि मोदी जी आज भी एक ऐसे इम्पैक्टफुल लीडर है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, मतलब पूरे देश की राजनीति में वो जहाँ पे भी जाते हैं, खास करके इलेक्शन के समय में, तो एक जो मतलब इम्पैक्ट फैक्टर है वो दिखता है, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। बीजेपी के फेवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव होती है पॉजिटिव हो जाती है। तो जो परसेप्शन है वो उस तरीके का परसेप्शन आज के पास बिहार में किसी भी लीडर के पास नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का ये लोग यूटिलाइज करेगा। और नो डाउट जिस प्रकार से 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से हर जगह पे जो एक डेवलपमेंट मॉडल जो खड़ा किया है, और अभी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बिहार को एक पैकेज दिया गया है, तो ये एक रिफ्लेक्ट करेगा चुनाव में। और बिहार की जनता इस बार फिर से जो मुझे दिख रहा है उसमें एनडीए को बहुमत देगी और फिर से जो अभी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है तो बिहार रिपीट करेगी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझना होगा कि राजनीति में मतलब कोई भी चीज़ मतलब आप रातों रात सब चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। और दोनों पार्टीज मतलब एक तरीके से बहुत ही सेंसेबल पॉलिटिकल पार्टीज है। उन दोनों के बीच में चाहे जेडीयू हो और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी, तो इनका एक बड़ा ही कोहेरेंस है। अब बीच का आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, जब ये चले गए थे आरजेडी में, उस काल को अगर हटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बड़ा ही एक पॉजिटिव, और मैं जो देख रहा हूँ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सबसे एज लेके बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और अगर उसका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाता है, अच्छे लोगों को अगर बिहार के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है, तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी का जो एक संकल्प है, जो उन्होंने लाल किला से जो बोला था, और वो एक उनके पास एक अच्छा मौका है उस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कराने का और करने का, जिससे कि बिहार के नेतृत्व में नए लोग आए, अच्छे लोग आए, जिससे कि जो वहाँ की जो सामाजिक जो संरचना है, क्योंकि हर लोग कास्ट की बात करता है, ठीक है कास्ट एक सच्चाई है, लेकिन क्या सिर्फ आप जाति आधारित पॉलिटिक्स करके आप किसी भी राज्य का या देश का या अपना विकास कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन सबको होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के नाम पे जिस तरीके से रीजनल पार्टी सिर्फ फैमिली का जो एक ये कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत ही मेजर टूल्स है जिसके आधार पर इन सबको डिफीट कर सकती है। एक चीज़ और है सर, देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से जो खास करके रीजनल पार्टियां हैं उनमें किस तरीके से नॉन मेरिटोरियस, नॉन डिजर्विंग पीपल को डिजर्विंग और मेरिटोरियस लोगों के सर पे ला के बैठा दिया जाता है, ओनली ड्यू टू कि वो व्यक्ति जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका वो बेटा है। यही उपलब्धि है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो प्रिंस पासवान हो। इनकी उपलब्धि क्या है, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ सर। देखिए एनडीए में है, ठीक है, उससे मैं कोई वो नहीं है, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आप देखिए कि चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप तो अभी आरजेडी से बाहर हैं, तो हम बिहार के ही दो नेताओं की जो बात कर लें, और एक प्रिंस पासवान है, तो इनकी क्या उपलब्धि है? अगर देखें तो चिराग पासवान एज ए कैरियर के तौर पे देखें तो चिराग पासवान एक फेल्योर आदमी है, मूवी बनाए और वहाँ फेल हो चुके हैं। कंगना रनावत के साथ उन्होंने मूवी बनाई और मूवी नहीं चली, तो एक्टिंग में फेल हो गए। तो पिताजी की एक लेगेसी थी, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और अनफॉर्चुनेटली रामविलास पासवान जैसे एक समाजवादी जो नेता रहे हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन के पूरे आंदोलन को जिया है और लड़ा भी है, बीइंग एज ए दलित ओबीसी के लिए लड़ रहे थे शरद यादव के साथ। तो अगर रामविलास जी को जो संघर्ष था, उस संघर्ष को तो ना ये समझ पाते हैं। कभी ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि रिजर्वेशन का समीक्षा होना चाहिए, कभी कहते हैं कि रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये चिराग पासवान। उसी तरीके से तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को अगर लालू यादव से अलग कर दिया जाए सर, तो तेजस्वी यादव की क्या उपलब्धि है? क्रिकेट में फेल हो गए तो आ गए ये राजनीति में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि अभी एक सर्वे आया है बिहार में, और वो सर्वे में एक तरफ भाजपा गठबंधन है,
जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, और एक तरफ है सर कांग्रेस गठबंधन, जिसके नेता अभी जो हैं वो तेजस्वी है विपक्ष में। इनमें 2% का फासला अभी दिखाया गया है कि 2% ऊपर नीचे मसला है। अगर 2% वोट इधर से उधर अगर शिफ्ट होता है तो कांग्रेस गठबंधन सरकार बना लेगी। कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए पंकज जी, बिहार की राजनीति बड़ा ही डिफरेंट है। बिहार की राजनीति को अगर समझना है, जानना है, तो बड़ा डीप स्टडीज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना डिवीज़न है, हर लेवल पे डिवीज़न है। दूसरा चीज़, आपने जो पहले अपने सवाल में जो आपने अपने परिचर्चा में बताया कि वहाँ जो लिगेसी पॉलिटिक्स है, खास करके इन रीजनल पार्टीज का, ये लोग वही चीज़ कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस, नेहरू जी गए, इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी जी गए, राजीव गांधी आए, राजीव गांधी जी गए, सोनिया जी आई, सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं। तो ये जो मॉडल है, और अब उनके बेटे भी सर उसमें दिख रहे हैं, जो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें प्रियंका गांधी के बेटे और बेटियां दोनों दिख रहे हैं। तो ये आप समझिए, तो ये जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब एंटी कांग्रेस ओरिजिन है इनका। आप चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देख लीजिए, या अभी बीएसपी को भी आप देख सकते हैं, साउथ में आप देख सकते हैं, चाहे डीएमके हो गया या डीएमके हो, तो आप देख सकते हैं, इवन जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और बिहार में आपके सामने है। तो ये सारे एंटी कांग्रेस इनका ओरिजिन हुआ, और आज ये लोग उसी, चूंकि पहला जनरेशन तो संघर्ष किया और उसने सामाजिक अपनी पहचान बनाई और राजनीति में आया, और हर स्टेट की जनता ने उनको लीडर बनाया। लेकिन आज देखिए, आज का जो पॉलिटिक्स है, रिसोर्स, पार्टी चलाने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। अब ये लोग एक तरीके से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे एक तरीके से मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आप देख सकते हैं, ये लोग कभी भी पार्टी का जो कमान है अपने घर के सदस्यों के बीच में रखते हैं, क्योंकि उसके पीछे का खेल वही रिसोर्स। अब ठीक है, आपने बिहार की एग्जाम्पल दिया, या उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर हम ले ले, तो मुलायम जी ने काम किया, यहाँ लालू जी ने काम किया, तो उस लिगेसी को जिस तरीके से जो पिछले 10-15 सालों में, जो 20 सालों में, 90 से लेकर लगभग 2005 तक जो कैपिटल उन्होंने बनाया, पार्टी का कैपिटल बनाया, वो सीधा ट्रांसफर हो गया इनके बेटे को। तो आज उसी के चलते ये लोग पार्टी को चला पा रहे हैं। और एक जिस तरीके से उन्होंने वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स की, उसमें वो जो समीकरण है वो आज भी उनके साथ है। तो आज अगर आप देखिए, तो अगर हम तुलना करें एनडीए और खास करके कांग्रेस गठबंधन की, तो उसमें एनडीए का जो एलआई है अभी आज के डेट में जो दिख रहा है, वो अगर हम वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसका एज है। लेकिन जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि जो टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बिहार की जनता इस बार बिल्कुल चाहती है कि जो भी लिगेसी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाहती है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब जो थोड़ा भी थिंक करती हैं, जिन्हें लगता है कि हमें समाज में नए लीडरशिप को लेके आना है, नए नेतृत्व को देना है, तो समाज में हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार में अच्छे लोगों की कमी है, हर क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों को अगर ये लोग करेक्शन करें, ठीक करें, तो बिहार का जो मैंडेट है वो मोदी जी के साथ जाएगा। क्योंकि आज भी पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में आप मोदी जी का जो एक पॉपुलैरिटी, जो उनका जो परसेप्शन है, वो आज भी मेंटेन है और पहले से बढ़ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है, तो ये जो खास करके जो अपोजिशन में इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, और मोदी जी अक्सर बहुत बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं राजनीति में। उन्होंने पार्लियामेंट के सदन में बोला कि एक ऐसा समय है कि एक ही घर से 3-3 लोग सदन में हैं। ये बात बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस देश के अभी सुप्रीमो लीडर है, प्रधानमंत्री, तो सर मतलब आप कर रहे हैं हाँ बोलिए सर। तो मुझे लगता है कि अगर इसका ये लोग चीज़ों को कोर्स करेक्शन करें, तो ये जो रिजल्ट है, जो आपने अभी जो सर्वे में जो बता रहे हैं, वो जो सर्वे अभी उधर जो दिख रहा है, कांग्रेस गठबंधन को ज़्यादा दिख रहा है, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एनडीए की तरफ चला जाएगा। क्योंकि टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके के लोगों को ला रहे हैं समाज में। कुछ लोगों ने इस सर्वे पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर
आपकी पॉपुलेशन कुछ जातियों की अगर 10 है और जो एनडीए के जो सपोर्टर हैं उनकी संख्या 15 है, लेकिन वो रोड पे नहीं आते, वो वोकल नहीं है। तो जो आरजेडी के और जो कांग्रेस जो जो लोग जो सपोर्टर है, बेस है, वो रोड पे रहते हैं और वो वोकल ज़्यादा होते हैं। तो सर्वे करने वाले मान लीजिए कि आते हैं अपना माइक लेके, तो उसमें जो डाटा जो फिट कराते हैं वो लोग मान लीजिए कि उनकी संख्या 5 है और वो पाँचों के पाँचों रोड पे हैं, और एनडीए के सपोर्टर्स की संख्या 10 है, लेकिन वो सब घर पे हैं, 1 या 2 हैं रोड पे। तो ऑब्वियस ही बात है कि संख्या बढ़ जाएगी। देखिए एक चीज, ये सवाल ऐसा उठाया गया है इस पे। नहीं तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो सर्वे होता है, आप सर्वे को का जो जो उसका खास करके जो मेथड्स होता है वो बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होता है। जैसे आपने खुद बताया कि आप किन से जाके सवाल पूछ रहे हैं, वो किसके सपोर्टर्स हैं। और मैं ये मानता हूँ कि बिहार में जो वहाँ की जो बिहार की जो जनता है वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है। बहुत कम परसेंटेज है जिसने अभी तक अपना ओपिनियन नहीं बनाया कि हम क्या करें। इस तरीके की संख्या बिहार में बहुत कम है, जिसको हम बोलते हैं स्विंग वोटर्स। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि उस सर्वे में क्या आपने उन सवालों में इन सब सारी चीज़ को एड्रेस किया या नहीं किया। दूसरी चीज़ कि देखिए सर्वे बहुत बार ऐसे होते हैं कि कभी कभी असफल, मतलब सर्वे का जो रिजल्ट होता है और जब बाद में रिजल्ट, जब रियल रिजल्ट आता है तो अलग होता है। तो मुझे लगता है कि अभी अर्ली होगा बताना कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अभी का जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है बिहार के सामाजिक संरचना का, उसमें एनडीए को बढ़त है। और अगर इन लोगों ने जो खास करके मोदी जी की जो केंद्र की जो पॉलिसीज़ है, जिस प्रकार से वहाँ पर नीतीश जी इम्प्लीमेंट किए हैं, और आने वाले समय में जिस तरीके से एक एजेंडा लेके जो चल रहा है कि आने वाले समय में बिहार को, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि अगर भारत का विकास करना है तो पूरब का विकास करना होगा। तो पूरब का मतलब बिहार से ही शुरू होता है, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें जो एक डेवलपमेंट मॉडल है उसका फोकस आज की डेट में पूरा बिहार है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बजट का एलोकेशन हुआ है, जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को उसमें एड्रेस किया गया है, तो ये चुनाव के जो उसका जो कैंपेन होगा उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो सर्वे है वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। सर बिहार में अभी हम लोगों ने सर्वे पे बात किया, अब ये बताइए सर कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर चौतरफे हमले हो रहे हैं, उस स्थिति में बिहार में क्या लगता है आपको, कौन सरकार बनाएगा? देखिए अभी का जो सिचुएशन है, अगर हम अभी वर्तमान का देख ले तो अभी जिस तरीके का, क्योंकि ऑब्वियस है कि नीतीश जी पिछले 20 साल से उस देश का राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और लेकिन आज उनके साथ बीजेपी के गठबंधन में है, और बीजेपी वहाँ पे जिस तरीके से ग्रास रूट तक उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, जो उसका एक वोट बैंक जो समीकरण है, और प्लस नीतीश जी का, क्योंकि देखिए वहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब अपने अपने वोट बैंक के आधार पर राजनीति करती हैं। ये मतलब फैक्ट्स है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सबके अपने एक मेजर वोट बैंक है, उसके आधार पे ये लोग आपस में अलायंस करता है और चुनाव लड़ता है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है, वहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्योंकि जो विपक्ष है उसका एक पास्ट है, एक लीगेसी है, जिसपे मुझे लगता है कि हमें चर्चा अब करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार का एक एक जो जनमानस है उस फेज़ को उससे मालूम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बिहार की जो राजनीति है वो मुझे लगता है कि केंद्र की राजनीति के साथ जाएगी, और ख़ास करके जो डबल इंजन की सरकार पिछले, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से अभी भारत सरकार ने वहाँ पे बजट के हिसाब से जो एक पैकेजिंग किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का एक एज है आज के वर्तमान सरकार को। और जो स्विंग वोटर्स है उसको ऑब्वियस है कि जब चुनाव जब शुरू होता है तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उस समय जो चुनाव के जो लास्ट के जो एक सप्ताह होते हैं उसमें जो स्विंग वोटर्स है वो अपना मन बनाता है। तो अभी आज की जो स्थिति है उसमें मतलब कह पाना मुश्किल है। और दूसरा ये है कि जो सामने जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नो डाउट वो लोकल इश्यूज को उठा रही हैं वहाँ पे,
रीजनल इश्यूज को उठा रही हैं, और वो जो ग्राउंड लेवल का जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रख के वो लोग बात कर रहा है। तो इससे जो अभी वर्तमान की जो सरकार है कैसे टैकल करती है, बहुत ही इम्पैक्ट है। क्योंकि इसके पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूपी जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीती हुई जो सीट थी उसको लूज कर गए वो लोग। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा खास करके जो रीजनल जो अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो करने का प्रयास करेंगी, और उसमें किस तरीके से लोग स्ट्रेटजी बनाता है। क्योंकि देखिए चुनाव एक मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट में जो वहाँ पे ग्राउंड पे दिखेगा वो जीतेगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो एक डेवलपमेंट मॉडल जो चल रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग की चिंता की बात हो रही है, सबको नेतृत्व देने की बात हो रही है, तो एनडीए में आप देख सकते हैं खास करके बीजेपी की जहाँ भी सरकार है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं किया, वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पॉलिसीज़ के माध्यम से उन्होंने एक एक वर्ग को टच करने का प्रयास किया है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कंसेप्ट था अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति, उस हर व्यक्ति का इन्होंने एड्रेस किया अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से। तो देश की जनता इस चीज़ को समझ रही है। लेकिन वहाँ बिहार में जो लीडरशिप है वो इन सारी एजेंडे को, इन सारे अचीवमेंट को जनता के बीच में कैसे लेके जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मनी ट्रांसफ़र जो हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, इसमें 100% एक्यूरेसी आ गया है। एक समय आप देखिए कि बोलता था लोग कि 100 रुपये में 15 पैसा ही ग्राउंड पे जा पाता था, लेकिन आज 100% जा रहा है। अब तो इस बात को अपोजिशन के नेता भी इस चीज़ को मानने लगे। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, और जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस आया है, करप्शन पे जिस तरीके से एक तरीके से रोक लगी है, तो मुझे लगता है कि ये इस वर्तमान सरकार के फेवर में जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष को कभी भी कम आंकने की जरूरत नहीं है। वो हर दिन अपना एक नया नैरेटिव वहाँ पे चला रहे हैं, तो आपको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो ये एक चुनाव है, तो आज की डेट में ये कह पाना कि क्या होगा, लेकिन हम अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तुलना करें तो अभी एज एनडीए का ज़्यादा है। जी जी जी। तो आज चर्चा को सर यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए। थैंक यू। तो दर्शकों, आप देख रहे थे द अपीलिंग भारत की खास पेशकश पॉडकास्ट शो में। हम बात कर रहे थे आज किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ट्रंप से लेकर नीतीश कुमार, एक बिहार एक ऐसा पिछड़ा राज्य और एक दुनिया का सबसे मजबूत देश, इन दोनों की एक तुलनात्मक बातें हमने आपके सामने साझा की, और किस तरीके से हमने सारे सवालों को कवर किया। और वहाँ पे जो नए नेता आ रहे हैं उन पे भी हमने चर्चा की, और राहुल गांधी ने किस तरीके से जो स्पीच में कहा नरेंद्र सरेंडर, तो उस पे भी हमने चर्चा की। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आता है, और आप विपक्ष के नेता हों या एक आम शहरी हों या एक ग्रामीण हो, आप पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तहजीब आनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति। ये एक बेसिक कटसी होती है। खैर, वो सब विषय जाने देते हैं। अगर आप ये शो हमारा देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा, तो आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको देखिए, आपसे ये मैं नहीं कहूँगा कि इसको शेयर करिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए द अपीलिंग भारत।